नमस्कार। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता अट नहीं रही है का सरलार्थ करेंगे। तो यह कविता पढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा सार समझ लेते हैं कि अट नहीं रही कविता में क्या है। अट नहीं रही कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की तरह ही सुंदर एवं ललित बना दिया है। तो इसके पाठ के सार में क्या है, यह कविता फागुन के महीने से संबंधित है। फागुन का महीना कौन सा होता है जिसमें फाग मनाया जाता है? फरवरी मार्च का वसंत के बाद की जो ऋतु आती है। तो उस समय प्रकृति में बहुत ही अधिक सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं, हर ओर हरियाली होती है। तो अट नहीं रही कविता के माध्यम से कवि हम उस सौंदर्य से अवगत कराना चाहता है, उस सौंदर्य से हमें परिचित करवाना चाहता है। अब हम कविता अट नहीं रही है का सरलार्थ देखते हैं। तो पहले पहला पहरा देखते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। अट का अर्थ होता है समाना। आभा का अर्थ होता है सौंदर्य, चमक। फागुन की तन मीन्स हमारे शरीर पर सट नहीं रही है। सट का अर्थ होता है न समा पाना। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। यहाँ जो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है वे कहते हैं कि जो फागुन का सौंदर्य है वह बड़ा ही अद्भुत है। कवि कहते हैं फागुन की जो सौंदर्य है, जो शोभा है, वह मेरे तन में समा नहीं रहा है। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। फागुन की जो आभा है, चमक है, सौंदर्य है, मेरे जो विचार हैं, मेरा जो शरीर है उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है। अर्थात मैं उसे देखकर हैरान हूँ कि क्या प्रकृति में इतना अधिक सौंदर्य भी हो सकता है और वह मेरे विचारों में समा नहीं पा रहा। इसका अर्थ यह है कि इतना अधिक सौंदर्य है कि मैं उसे झेल नहीं पा रहा हूँ। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। तो यहाँ पर जो फागुन का महीना है उसका मानवीकरण किया गया है, उसे एक व्यक्ति की तरह सांस लेते हुए दिखाया गया है। तो कहते हैं कहीं सांस लेते हो, अर्थात सांस लेना मतलब जब फागुन का महीना आता है। घर घर भर देते हो, घर घर भर देते हो अर्थात चारों ओर इतने अधिक पुष्प खिले हुए होते हैं कि उनकी जो महक है, सुगंध है, वह हर घर में पहुंच जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। तो यहाँ पर जो कवि हैं वे कहना चाहते हैं कि इतना सुंदर, इतना अद्भुत मौसम होता है कि हर व्यक्ति ऐसा चाहता है प्रसन्न होकर कि वह आकाश में उड़ जाए। पर कर देते हो, पर मीन्स पंख। और जो पंखों वाले पक्षी हैं वे भी उड़ने को आतुर रहते हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। प्रकृति का इतना अधिक सौंदर्य है, यदि मैं उससे अपनी आँख हटाना अर्थात अपना ध्यान हटाना भी चाहूँ तो वह ध्यान हट नहीं रहा है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि फागुन के महीने में जो वृक्षों की डालियाँ हैं, पौधों की डालियाँ हैं, वे पत्तों से लद जाती हैं। कहीं तो हरे हरे पत्ते नजर आते हैं तो कहीं लाल लाल कोपलें प्रकृति में नजर आने लगती हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल। तो कहते कहीं पर ऐसा नजर आता है मानो उर का अर्थ होता है जैसे कि प्रकृति के हृदय के ऊपर मंद का अर्थ होता है हल्की, गंध सुगंध, पुष्प माल मतलब फूलों की माला, यानी कि प्रकृति में इतने फूल खिले हुए होते हैं, ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति ने अपने हृदय पर हल्के हल्की गंध वाले पुष्पों की माला को पहन लिया है। पाट पाट शोभाश्री, पाट का अर्थ होता है जगह जगह, हर स्थान पर शोभाश्री। शोभाश्री का अर्थ है जो सौंदर्य है वह फैला हुआ है, पट नहीं रही है। और यह जो सौंदर्य है प्रकृति में फागुन के महीने में इतना फैला हुआ है, इतना बिखरा हुआ है कि वह सौंदर्य समा नहीं पा रहा है। आई होप आपको इसका सरलार्थ समझ आ गया होगा। अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा
पुष्ट हुई है, लिखिए। तो आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जो छायावाद है उसको हम इंग्लिश में रोमांटिसिज्म बोलते हैं, अर्थात उसमें प्रकृति का वर्णन है जो उसको लिया जाता है। तो यहाँ पर यह विशेषता रही है, मनुष्य के अंतर्मन के भावों को बाहर की दुनिया से जोड़ा गया है। तो जब हम इसका उत्तर लिखेंगे तो हम इस तरह से इसकी जो पंक्तियां हैं देंगे जहाँ पर प्रकृति में मानवीकरण किया गया हो। जैसे कहीं सांस लेते हो, फागुन है, जैसे उड़ने को नभ में तुम, जैसे जो फागुन का महीना है उड़ने को नभ में क्या दे देता है, पर कर देता है। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, और कवि यहाँ से आंख हटाना चाहता है तो वह हट नहीं रही है। तो ये सभी आपके जो इस प्रश्न है इसकी पंक्तियां हैं जो कि इस धारणा को पुष्ट करती हैं कि मनुष्य का और बाहरी दुनिया का यहाँ पर सामंजस्य बैठता है। प्रश्न 2 है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों हट नहीं रही है। तो यह जो प्रश्न है इसमें बताया गया है कि कविता के अंदर चारों ओर फागुन का सौंदर्य बिखरा हुआ है, जिसे देखकर कवि का मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। इस समय डालियों पर हरे हरे पत्ते, लाल लाल कोंपले हैं और चारों ओर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं जिनमें से हल्की हल्की सुगंध आती है। पक्षी भी आकाश में स्वच्छंद घूम रहे हैं। प्रकृति का इतना सुंदर नज़ारा जब कवि देखता है तो उसकी आंख इस महीने की सुंदरता को देखने से हट नहीं रही है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन किन रूपों में किया है। व्यापकता मीन्स क्या होता है, वाइडनेस, की कितनी बड़ी है प्रकृति। तो यहाँ पर फागुन का नंबर 1 फागुन का प्राकृतिक सौंदर्य है जो उसको लाल हरे पत्तों के रूप में, फूलों के रूप में दिखाया गया है। फागुन का नंबर 2 मानवीकरण किया गया है और मनुष्य की तरह कल्पना करते हुए उसे सांस लेते हुए दिखाया गया है। प्रकृति में चारों ओर नंबर 3 उल्लास है, सौंदर्य है। कवि का मन भी आकाश में उड़ने को करते हुए पक्षी बनना चाहता है। नंबर 4 कवि प्रकृति की व्यापकता को देखकर इतना प्रसन्न हो जाता है कि वह चाहकर भी इससे आंखें उठा नहीं पाता। अगला प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। तो जो फागुन का महीना होता है वो बड़ा ही सुहावना होता है क्योंकि वसंत ऋतु अभी अभी गई होती है। इस समय ना अधिक सर्दी होती है और ना ही गर्मी। प्रकृति इस समय धरती को हरा भरा कर देती है, चारों ओर फूल ही फूल खिले होते हैं, चारों दिशाओं में मानो सुगंध अपना बसेरा कर लेती है। प्रकृति की सुंदरता को देखकर मनुष्य, पशु पक्षी, जानवर सभी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। काव्य शिल्प क्या होता है बेटा, जिस तरीके से कवि ने उसका निर्माण किया है। शिल्प का अर्थ होता है निर्माण कार्य। तो जिस तरीके से कवि ने इस कविता को लिखा है, जिसको आप काव्य सौंदर्य के रूप में भी लेते हैं, तो भाव सौंदर्य में केवल भाव बताते हैं, परंतु काव्य सौंदर्य में हम उसकी विशेषताओं को, लेखन संबंधी विशेषताओं को क्लियर करते हैं। तो निराला ने अपनी कविताओं में शिल्प के रूप में बड़े नए ही आविष्कार किए हैं, नए नए प्रयोग किए हैं। इस कविता में उन्होंने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। उनके स्वर में भी ओज है, संगीतात्मकता का गुण है। इस कविता को आप गा भी सकते हैं। तत्सम शब्दावली का इसमें उन्होंने प्रयोग किया है। उर शब्द हो गए, आप इनका उदाहरण भी दे सकते हो। घर घर, इस प्रकार से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अनुप्रास का अलंकार का भी इसमें प्रयोग किया गया है और भाषा बड़े ही सरल, सहज तथा आनंददायक है। यह आपका उत्तर रहेगा। धन्यवाद।